Let us revise ATS non-cyclic, cyclic along with proton bomb. कल मैंने आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दिया, क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया. आज डिटेल विद द डायग्राम विच इज देयर इन योर क्लासवर्क. राइट, इसके बाद और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का डायग्राम है, लेकिन आज यू अंडरस्टैंड दिस, वर्क विथ इट. इफ नीडेड वी अगेन गो फॉर स्टेप नंबर 3. Step number 1 हो गया. This is step number 2 which is there already in your classwork, and step number 3. Right? We'll discuss if you understand all this in a nice way. I repeat one more time. If at all you find the complex things difficult, okay, मतलब इसके आगे का थोड़ा आपको concept difficult है, तो basic concept पे आप काम करते रहिए. आपको MCQ के आंसर जरूर आएंगे, मार्क्स आएंगे. ठीक है, चलो निकालो आपका क्लासवर्क. चेक द डायग्राम. सेम डायग्राम है, बस मैंने ऑक्सीजोम यहाँ पे निकाला है, तो आपके डायग्राम में ऑक्सीजोम यहाँ पे है. नथिंग डिफरेंट. राइट, दिस इज टोटल वन थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड का ये ग्राना लैमेली, ये ऊपर का ग्राना लैमेली, ये इधर का एक्सटेंशन स्ट्रोमा लैमेली. ये अगर नहीं है तो इट विल बी जस्ट अ थाइलाकॉइड विदाउट स्ट्रोमा लैमेली. Grana has two types of lamella, grana lamellis, stroma lamellis. Stroma lamelli is part of grana. Grana lamelli के अंदर ये जो empty space है, it's a lumen loculus which perform photolysis. What is photolysis? Water in presence of light split up into electron, proton and oxygen gas is evolved. For this photolysis, one more thing is required, that is इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग PS2. थोड़ा डायग्राम को ठीक से देखेंगे तो ये प्रकार का जो मैंने ड्रॉ किया है वो PS1 है, और ये प्रकार का है वो PS2. सो दिस इज PS2 एंड दिस इज PS1. दिस इज PS2 एंड दिस इज PS1. राइट, सो दिस इज ह्यूमन परफॉर्मिंग फोटोलिसिस. सबस्फेरिकल पार्टिकल क्वांटासोम. क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट सिस्टम स्कैटर्ड है. पिगमेंट सिस्टम अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे सेंट्रली लोकेटेड कोर, कोर का इसेंशियल पिगमेंट, कोर के बाजू में ये है कोर कॉम्प्लेक्स के क्लोरोफिल ए एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q, PQ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, FRS, FD, they are all electron carriers. They are part of core complex. Right? And outermost peripheral part is antenna complex AC or light harvesting complex LHC, which is made up of all the type of pigment, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, in present phycobilins, phycoerythrin, etc. Got it? Right? Fractional is having function of Rubisco synthesis. यहाँ पे रुबिस्को बनेगा और स्ट्रोमा में आके काम करेगा. ये पूरा बाजू का हेडबोर्ड ये क्या है? स्ट्रोमा. राइट, सो ग्राना, ग्राना का यूनिट थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा. ग्राना के अंदर लोक्यूलस ह्यूमन, ये क्वांटासोम, क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट सिस्टम. व्हाट द इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आपकी क्लासवर्क के डायग्राम. प्लीज अपडेट कर लो अगर आपने क्लास में कुछ ड्रॉ करना छोड़ दिया हो तो, रह गया हो तो. राइट, प्लीज कंप्लीट द डायग्राम. सी व्हाट वी स्टडीड इन नॉन साइक्लिक, बोथ द पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व, PS2, PS1. Both pigment system will get light. 4 photon by PS2, 4 photon absorbed by PS1. Both toss the electron, 4 each. Right? So PS2, PS1 दोनों ने इलेक्ट्रॉन टॉस किए. For our convenience, we start the process from PS2. But it doesn't mean कि PS2 पहले एक्साइट होता है. जो लाइट पहले मिलेगा, ओके, लोअर वेवलेंथ मिला PS2 एक्साइट होगी, हायर वेवलेंथ मिला PS1 एक्साइट होगी. BTW सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, दोनों अगर एक्साइट नहीं होते तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा. सो बोथ शुड गेट एक्साइटेड, will emit the electron, work in synchronization, then only non cyclic will happen. So 4 electron each tossed. Let us start with PS2. PS2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कोएंजाइम Q, फियोफाइटिन, क्वेंचर. ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर शब्द यूज किया एनसीईआरटी में. PS2 का P680 ने इलेक्ट्रॉन अपहिल ट्रांसपोर्ट किया कोएंजाइम Q को.
right? This movement is uphill. Coenzyme Q is giving electron to plastoquinone, right? The downward flow is now coenzyme Q to PS1, ये downward flow है, okay? ये uphill है, ये downhill है, बराबर? So as downhill flow starts, energy is released. Higher energy level से lower energy level, तो थोड़ी energy बाहर गई, फिर lower to lower, फिर energy बाहर गई. जब energy level के difference में ज्यादा difference होगा, जैसे cytochrome B6 to cytochrome F, this complex is releasing sufficient energy, तो cytochrome B6 to F के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी स्ट्रोमा में से उठा के प्रोटॉन को ल्यूमन में लाके छोड़ती है. See, by using energy, protons are shifted from the stroma to the lumen. एनर्जी यूज करके अगर फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एनर्जी यूज करके अगर प्रोटॉन शिफ्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो प्रोटॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमन एक्टिवली. व्हाई? In the lumen, already protons are abundant. Why? Photolysis is adding proton in the lumen. So lumen में photolysis proton add कर रहा है. Stroma में से उठा के proton lumen में आ रहा है. तो lumen में proton का concentration हमेशा higher रहेगा. Because of this phenomenon, continuous photolysis in presence of light. When light is providing energy to pigment system, electron transport system, ATS non-cyclic occur and proton shifted from stroma to lumen. Because of these two reasons, lumen has more proton, stroma has less proton, and that occur only in presence of light, obviously, right? So in the lumen, protons are more. Then PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 में लिख लिया. PS1 का इलेक्ट्रॉन जो टॉस हुआ था goes to primary acceptor FRS uphill, FRS to FD, राइट? और FD2 वो इलेक्ट्रॉन चला गया NADP के पास, राइट? अब मुझे डायग्राम एडजस्ट करना था. NADP को मैंने स्ट्रोमा के साइड ड्रॉ करना था, इसलिए मैंने उसको ऐसे ऊपर ड्रॉ किया. अदरवाइज इट इज डाउनवर्ड फ्लो, इट इज डाउनहिल मूवमेंट, राइट? NADP की एनर्जी लेवल FRS से कम होती है. एंड जस्ट एडजस्टमेंट है ये, मैंने उसको स्ट्रोमा साइड में बताया. क्यों? NADP रिडक्टेज, ये जो स्टार है, that is an enzyme, NADP reductase enzyme, it is towards the stroma side. Clear? So ये enzyme NADP electron, right? अब बचा प्रोटॉन. प्रोटॉन कहां से आएगा? See, फोटोलिसिस की वजह से ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा है. So protons are shifted from the lumen to the stroma by following concentration gradient. By following concentration gradient, right? So ज्यादा concentration से कम concentration की तरफ ऑक्सीजोम F1 पार्टिकल के बेस टू हेड प्रोटॉन की मूवमेंट होगी. This kinetic energy of the proton is used for synthesis of ADP plus IP to form ATP. ADP plus IP to form ATP and C. ये प्रोटॉन पंप द्वारा इधर से इधर पैसिवली गया प्रोटॉन, F1 पार्टिकल के सरफेस पे ATP बन गया. NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, आयोनाइज्ड है. इट इज इन कांटेक्ट विद प्रोटॉन. NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा लेवल, सॉरी ग्राना लेवल के आउटर साइड है. तो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज is synthesizing NADPH. What is synthesized here? It will be synthesizing NADPH, right? Okay, so this is a simple process when happening with non-cyclic. बराबर, right? अब देखो PS2 के इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गए, PS1 के NADP लेके चला गया, NADPH डार्क रिएक्शन में गया, राइट? ओके, हमने साइटोक्रोम B6 to F, यहां से रिलीज हुई एनर्जी ने यहां से प्रोटॉन को अंदर लाया. साइटोक्रोम B6 to F ट्रांसफर हुआ. जब एनर्जी रिलीज हुई
ये प्रोटॉन अंदर आया और फिर प्रोटॉन बाहर गया, तो एटीपी यहां पे बना। लेकिन ये एटीपी की ओनरशिप जो स्टेप ने एनर्जी दी उसकी होगी। डू यू रिमेंबर दिस? एनर्जी जिसने दी, दैट स्टेप ओन्स द एनर्जी, द ओन्स द एटीपी। सो साइटोक्रोम B6 टू F ट्रांसफर हुआ, वहां पे जब एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से प्रोटॉन अंदर आया, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, प्रोटॉन बाहर गया, तब F1 पार्टिकल में यहां पे एटीपी बना। लेकिन ये एटीपी की ओनरशिप ये ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया कि नॉन साइक्लिक में साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो एटीपी बनेगा। लेकिन क्या ये स्टेप में डायरेक्टली एटीपी बना? नो, ये स्टेप के एनर्जी ने प्रोटॉन पंप क्रिएट किया और प्रोटॉन पंप द्वारा एटीपी बना। लेकिन ये एटीपी की ओनरशिप ये स्टेप को जाती है, राइट? अब कौन सी बात बची? PS2 को अभी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आयोनाइज्ड PS2 इंड्यूसेस फोटोलिसिस। फोटोलिसिस के लिए लाइट होना जरूरी है, सिर्फ लाइट नहीं, आयोनाइज्ड PS2 भी होना चाहिए, Mn++Cl- आयन भी होना चाहिए, तो फोटोलिसिस होता रहेगा एंड वाटर विल कंटिन्यूअसली गिव इलेक्ट्रॉन टू PS2। समझ रहे हो? अब यही एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी वालों ने बड़ा डिफिकल्ट किया है। यस्टरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप स्टेट बोर्ड में का प्रोटॉन पंप पढ़ लो, राइट? आप सब लोगों को मिला हो, राइट? चलो लेट अस रीड फॉर स्टेट बोर्ड। पहले स्टेट बोर्ड पढ़ लेते हैं, स्टेप वाइज जाते हैं। ओके, अभी थोड़ी भी एक भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग फॉर रिवीजन। ओके, अभी रिवीजन की बात चल रही है तो हमको एक पॉइंट भी मिस आउट करना नहीं है। चलो स्टेट बोर्ड का बुक निकालो, come to page number 69. Chemoosmotic hypothesis, chemoosmotic hypothesis, proton pump. Right? I am reading the tendency. Dr. Peter Michell proposed the chemoosmotic hypothesis in 1961 and was awarded Nobel Prize in Chemistry for this in 1978. 61 में डिस्कवरी की, तब जाके 78 में नोबेल प्राइज मिला। Okay, patience, right? The movement of ion across the selectively permeable membrane down the electrochemical gradient is chemoosmosis. It is like osmosis. Osmosis में क्या हो रहा है? Water is moving from its higher concentration to its lower. यहाँ पे protons are moving from its higher concentration to its lower, and proton is an ion. Right? So it is a chemoosmotic hypothesis. More specifically, it relates to generation of ATP by the movement of hydrogen ion across the membrane during cellular respiration in mitochondria and during photosynthesis in chloroplast. Okay, अब थोड़ा याद करो respiration की ETS। respiration की ETS में माइटोकॉन्ड्रिया के इंदर मेम्ब्रेन में, ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया का इंदर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर बेड है, राइट? आउटर चेंबर में प्रोटॉन जाता है, इंदर चेंबर में प्रोटॉन कम, राइट? तो इंदर मेम्ब्रेन पे ETS होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इंदर चेंबर टू आउटर चेंबर प्रोटॉन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गए, आउटर चेंबर टू इंदर चेंबर पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो गए, तो एटीपी बनेगा। सेम थिंग। तो यहाँ पे ग्राना लैमेली है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का इंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ETS होगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन पंप चलेगा। फोटोसिंथेसिस में भी, रेस्पिरेशन में क्यों? ETS is the only process by which biological systems prepare ATP. ETS द्वारा प्रोटॉन पंप करके, मेम्ब्रेन यूज करके, यही मेथड से बायोलॉजिकल वर्ल्ड हमेशा एटीपी बनाएगा। वो एटीपी बनाने के लिए अगर लाइट ने एनर्जी दी तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, अगर फूड ने एनर्जी दी तो इट विल बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
लाइट ने एनर्जी दी तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, फूड की ऑक्सीडेशन ने एनर्जी दी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर को पकड़ के कंसीडर किया है। जब मैंने पहली बार सिखाया तो मैंने ये लाइन कट करने को बोला था, अब हम पढ़ लेते क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन हो चुका है, राइट। सी इन फोटोसिंथेसिस these membranes are thylakoid and the proton accumulate in the lumen. ये membrane है thylakoid, proton accumulate in the lumen. In respiration, proton accumulate in intermembrane space, that is outer chamber of the mitochondria. When hydrogen ions proton diffuse from an area of higher proton concentration to the area of lower proton concentration, an electrochemical gradient of proton is developed. एक जगह प्रोटॉन ज्यादा, एक जगह प्रोटॉन कम, ग्रेडियंट डेवलप हो गया। Dr. Peter Mischel proposed that the electrochemical concentration gradient of proton across a membrane could harness to make ATP. एक जगह प्रोटॉन ज्यादा, एक जगह प्रोटॉन कम is the key by which ATP are synthesized, that promote, harness the process of ATP formation. ATP synthase is an enzyme that makes ATP by chemoosmosis. ये F1 particle ये पूरा एंजाइम है, राइट, ये ATP बनाने में मदद करता है। It allows proton to pass through the membrane using its kinetic energy to phosphorylate ADP, making ATP. प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ADP का फॉस्फोराइलेशन करवा के ATP बनाने में यूज होगी। See, diagram is indicating everything. Due to splitting of water, photolysis, hydrogen ion accumulate in the lumen of the thylakoid. Lumen में प्रोटॉन का concentration ज्यादा, क्यों? Photolysis हो रहा है। The NADP reductase enzyme is located in the stroma side of the membrane. NADP reductase, ये star, is located towards stroma side of the membrane. For reduction of NADP to NADPH, protons are required along with electron. NADPH बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी लगेंगे, प्रोटॉन भी लगेंगे। PS1, FRS, FD ने इलेक्ट्रॉन दिया, फोटोलिसिस में प्रोटॉन दिया। For reduction of NADP to NADPH, protons are required along with electron that come from ferredoxin. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? FRS, FD से आया। अल्टीमेट डोनर कौन था? PS1. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is increase in number of protons. This creates proton gradient. Proton gradient क्यों बना रहता है? अंदर फोटोलिसिस हो रहा है ल्यूमन में, बाहर से उठा के प्रोटॉन आ रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ल्यूमन में जाता है। स्ट्रोमा में क्यों? स्ट्रोमा में शिफ्ट हो रहा है ल्यूमन में। दूसरी बात, जो बैक गया, जो फिर से प्रोटॉन स्ट्रोमा में गया, उस वो NADP से रिएक्ट हो गया, NADPH बना, और NADPH ने डार्क रिएक्शन में जाके प्रोटॉन दे दिए, बराबर। सो स्ट्रोमा में से कंटिन्यूअसली प्रोटॉन जा रहे हैं, आइदर ल्यूमन में या तो डार्क रिएक्शन में, और ल्यूमन में हमेशा प्रोटॉन बन रहे हैं, आइदर फोटोलिसिस से या स्ट्रोमा से उठा के अंदर आ रहा है, राइट। There is subsequent spontaneous movement of proton gradient, energy which is used for synthesis of ATP. Proton gradient की वजह से प्रोटॉन मूव होगा और यहाँ पे ATP बनेगा। That's simple. So अगर NCERT का इतिहास नहीं समझ रहा है तो बच्चों ये पढ़ लो, सीक्वेंस पता है, कहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। प्रोटॉन को अंदर कौन ला रहा है? PQ। PQ का काम क्या है? साइटोक्रोम B6F द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से प्रोटॉन स्ट्रोमा से अंदर लाके छोड़ना। सो PQ सिर्फ प्रोटॉन अंदर नहीं छोड़ रहा है, कोएंजाइम Q से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है। Isn't it? PQ has dual capacity. It is accepting electron coming from coenzyme Q and proton coming from stroma. So proton plus electron, PQ is accepting electron plus proton, that is hydrogen atom carrier, right? So cytochrome B6, cytochrome F are only electron carriers. PQ is electron plus proton, दोनों कैरी करता है। क्लियर? PQ का
यूनिक फंक्शन है यहाँ पे, राइट। ये बात एनसीईआरटी वालों ने हाईलाइट की है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। और एक बात उन्होंने हाईलाइट की है कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कोएंजाइम Q, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर FRS, they are situated towards outer side of the Suprana lamella and other electron carriers are present in inner side. So देखो सेम डायग्राम, सेम मेथड से डायग्राम में आपको दिखता है कि कोएंजाइम Q आउटर साइड है, FRS आउटर साइड है, PQ भी थोड़ा आउटर साइड है, PQ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सेप्ट करता है। So PQ is not only electron carrier but it is hydrogen atom carrier. PQ ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट किए, मतलब हाइड्रोजन एटम कैरी किया। लेकिन और एक काम किया उसने, हाइड्रोजन एटम उसने पूरा का पूरा साइटोक्रोम B को दिया क्या? नहीं, उसने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साथ में रखे, प्रोटॉन को ल्यूमन में छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को आगे साइटोक्रोम B6 को दे दिए, राइट। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जो प्रोटॉन, राइट, जो प्रोटॉन यहां से अंदर आया क्या वही बाहर जाना जरूरी है? नहीं। देखो हमारी लाइफ में भी आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, तो 2 लाख के जो नोट्स आपने मुझे दिए थे वही मैंने आपको वापस करने हैं क्या? नहीं। ओके, अगर मैं बहुत करना चाहूं तो कौन से भी 2 लाख के नोट्स मैं आपको दे सकती हूँ। तो एक प्रोटॉन का पेयर अंदर आ गया, राइट, तो कौन सा भी प्रोटॉन बाहर गया तो चलेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन ही है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी रिलीज साइट ये है, उसकी वजह से प्रोटॉन अंदर आने वाले की साइट ये है, प्रोटॉन बाहर जाएगा ये लोकेशन से और एटीपी बनने की जगह ये है। सो ये पूरे लोकेशंस अलग है, लेकिन ये एटीपी की ओनरशिप साइटोक्रोम B6 to F यही स्टेप को जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ये पूरी प्रोसेस करवाने का सोर्स है। ओके, सो बेकार में कंफ्यूजन मत खरीदो। ओके, ये स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी ने प्रोटॉन को उठाया, PQ की मदद से अंदर छोड़ा, PQ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर है, जो प्रोटॉन अंदर आया उसकी वजह से ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, राइट, ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, स्ट्रोमा में कम, इसलिए कौन सा भी प्रोटॉन पैसिवली बाहर गया, राइट, और बाहर जाते जाते यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एटीपी करवा दिया, बाहर गया प्रोटॉन, बाहर गया इलेक्ट्रॉन, NADP रिडक्टेज एंजाइम के साथ कंबाइन होके NADPH बन गया। Isn't it simple? शब्दों में नहीं, ओके, उसका मीनिंग समझो। एनसीईआरटी की भाषा डिफिकल्ट जा रही है तो वो पैराग्राफ को खुद के भाषा में लिख लो। मैंने आपको लिख के भी दिया था कि ये लाइन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कर लो, राइट। कम टू एनसीईआरटी, वी आर ऑन पेज नंबर 213। वी आर ऑन पेज नंबर 213। निकालिए एनसीईआरटी की बुक, अपना डायग्राम आंखों के सामने रखो बेटा। ये डायग्राम सबसे बेहतरीन है, एज यूजुअल, एज आई से, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द बुक्स, नो इश्यूज, स्टेट बोर्ड रहे, एनसीईआरटी रहे, कुछ भी रहे, ये डायग्राम आपको हर चीज एक्सप्लेन करेगी, नॉन साइक्लिक, राइट। चलो, सो कम टू पेज नंबर 213, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. सच में ATP कैसे बनता है लाइट रिएक्शन में? The chemosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism, like in respiration, in photosynthesis too. ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane. सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन पंप का होना जरूरी है। प्रोटॉन पंप मतलब ये मेम्ब्रेन की वजह से आउटर इनर, ओके, ये जो कंपार्टमेंट बने हैं तो एक साइड प्रोटॉन ज्यादा होंगे, दूसरे साइड प्रोटॉन कम होंगे, ये ग्रेडियंट बना रहेगा और ये ग्रेडियंट बन गया तो एटीपी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसलिए ग्रेडियंट बनना बहुत जरूरी है, जो फोटोसिंथेसिस में भी बनेगा, रेस्पिरेशन में भी बनेगा। There is one difference though. Here proton accumulate in towards inside the membrane. दोनों में प्रोटॉन पंप होता है, लेकिन
प्रोसेस में ल्यूमन में अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम। माइटोकॉन्ड्रिया में उल्टा होता है, इनर चेंबर में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम, आउटर चेंबर में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, राइट। सी in respiration, proton accumulate in the inner membrane space and the mitochondria in the mitochondria when electrons move through it. Yes, right. Let us understand what causes proton gradient across the membrane. Gradient क्यों बनता है ये जान लेते हैं. We need to consider again the process that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. हमको फिर से वो वजह देखनी होगी जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है. ओके, सो वजह नंबर 1, since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, photolysis occurs in the lumen which create proton. Hence in the lumen proton concentration is always higher because photolysis go on adding the proton. फोटोलिसिस की वजह से ल्यूमन में हमेशा प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा. रीजन नंबर 1, that is what is written. Since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. Point number 2, as electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन में घूमता है, प्रोटॉन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके घूमता है. देखो, बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर. इलेक्ट्रॉन हमेशा मेम्ब्रेन में ही घूमेगा. यहाँ पे अंत में वो बाहर गया. नॉन साइक्लिक में वो बाहर जाता ही नहीं, मेम्ब्रेन के अंदर ही घूमता है. साइक्लिक में क्या होता है फिर ड्रॉ करके बताती हूँ. अब ठीक से सुनो, यहाँ पे हमेशा रोते हो, हमेशा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीधी सी बात है. PQ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर है और PQ जो आगे बैठा है उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है और प्रोटॉन को ल्यूमन में छोड़ता है. ये बात नहीं समझी क्या? समझ गई ना? बात खत्म. राइट डाउन, लिख लो. इन नॉन साइक्लिक PQ कैरीज electrons coming from coenzyme Q and protons from stroma. Hence PQ is hydrogen atom carrier. Full stop. Next point. PQ releases proton in the lumen and transfer electron to next electron carrier. यही मीनिंग है बस. ये 10 बार पढ़ो, उसके बाद ये नहीं पढ़ना. See, as electron move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because, listen, the primary acceptor of the electron is located towards outer side of the membrane. Coenzyme QFR primary acceptor located towards outer side of the membrane transfers his electron not to an electron carrier. ये अपना इलेक्ट्रॉन PQ को देता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है तो हाइड्रोजन भी कैरियर करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी कैरी करता है. This happens because primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane transfers the electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier. Hence, this molecule removes, PQ removes proton from the stroma and add to lumen. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. Proton को अंदर छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करता है. When this molecule passes on its electron of the electron carrier, when this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side, PQ ने इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को दिया जो बाहर नहीं मेम्ब्रेन के अंदर बैठ रहा है. देखो दिख रहा है यहाँ पे. The proton is released into the inner side of the lumen. Right? So lumen में प्रोटॉन क्यों जाता है?
is located on the stroma side of the membrane. Along with electrons that come from the acceptor of electron or PS1, protons are necessary for reduction of NADP. NADP के लिए ये प्रोटॉन तो लगता ही है, along with that FRS FDCI इलेक्ट्रॉन भी लगता है. Along with the electron that come from acceptor of electrons of PS1, protons are necessary for reduction of NADP to form NADPH plus H+. These protons are also removed from the stroma. Hence, within the chloroplast, proton in the stroma decreases in number, while in human there is accumulation of proton. This creates proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in human. Human में proton ज़्यादा तो acidic pH, right? तो pH optimum neutral से 1 से कम होगा, right? Acidic हो जाएगा. Why we are so interested in proton gradient? इतना हम क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं? This gradient is important because it is breakdown of this gradient that leads to release of energy. इधर प्रोटॉन बहुत ज्यादा, इधर प्रोटॉन कम, राइट? तो प्रोटॉन का ये जो ग्रेडियंट ये टूटा, प्रोटॉन बाहर गया, इसलिए तो एटीपी बना, राइट? सो हम इसलिए वो प्रोटॉन ग्रेडियंट में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है एटीपी बनता है. The gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of F0 of ATPase. Right? ये F0 subunit, ये F1 stop and base. The ATPase enzyme consists of two parts. One part F0 is embedded in the membrane. ये F0 ये बाहर protruding है वो F1. F0 is embedded in the membrane and forms transmembrane channel and carries out facilitated diffusion. Facilitated diffusion simple diffusion का ही प्रकार है, जिसमें concentration gradient follow होता है, लेकिन transport इसलिए होता है क्योंकि ये carrier protein present है. So protons are moving from the lumen to the stroma only through this carrier protein. Facility of diffusion is provided by special protein. It's facilitated diffusion. So proton का lumen से stroma में diffusion ये facilitated diffusion का प्रकार है, और ये facility F1 F0 protein provide करता है. The other portion is called F1 and protrude on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a configurational change in F1 particle of ATPase, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy-rich ATP. Chemoosmotic requires a membrane, a proton pump. ये पूरे प्रोसेस के लिए क्या क्या लगता है? मेम्ब्रेन लगता है, एक जगह प्रोटॉन ज्यादा, एक जगह प्रोटॉन कम. मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर लगते हैं, एनर्जी सोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलोंग द मेम्ब्रेन होगा, प्रोटॉन का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा. ये पूरी रिक्वायरमेंट प्रोटॉन पंप की होती है. Chemoosmotic requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase. Energy is used to pump the proton across the membrane. देखो बाहर से प्रोटॉन अंदर एनर्जी यूज करके पंपिंग किए, इट्स एक्टिव प्रोसेस. एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन विद इन द thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी एंजाइम को ट्रिगर करेगी और उसकी वजह से एडीपी से एटीपी बनेगा. Although with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. ये ATP बना, ये NADPH बना, ये डायरेक्टली कहाँ पे यूज हुए? They will be used in direct reaction.
biochemical phase, dark reaction. Right? See, this NADPH, this ATP are used in dark reaction, like C3 cycle. C3 cycle में हमको क्या मिला? ग्लूकोज। और वापस कौन आया? यहां से ADP और NADP, तो वो फिर से ये प्रोसेस में रिसाइकल हुए। लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन यूज होता है। डार्क रिएक्शन में ATP ने एनर्जी दे दी, NADPH ने हाइड्रोजन और एनर्जी दे दी, ग्लूकोज बना। CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बना। राइट? तो C3 साइकिल में क्या क्या बना? ग्लूकोज मेन एंड प्रोडक्ट। ADP जाके वापस कौन आया? ATP जाके वापस कौन आया? ADP। NADPH जाके वापस कौन आया? NADP। So isn't it recycled over there? Okay, so that is the last line. समझ रहे हो? Okay, come to one more thing. आज किसी ने मुझे मैसेज डाल के पूछा कि साइक्लिक में प्रोटॉन पंप कैसे होता है? Okay, so देखो, ये PS1 है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए सिर्फ हाई वेवलेंथ लाइट, वेवलेंथ शुड बी हाई, राइट? लाइट एब्सॉर्ब हुआ, सिर्फ PS1 काम करेगी। PS1 के P700 ने इलेक्ट्रॉन टॉस किया, FRS, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन फिर से वापस यहाँ पे आ गए। बराबर? चलो, आप जानते हो ये लोकेशन पे एनर्जी रिलीज हुई, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। ये यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी ने प्रोटॉन को उठाया, राइट, और अंदर लाके छोड़ा। प्रोटॉन को उठाया, अंदर लाके छोड़ा। इलेक्ट्रॉन वही घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर नहीं आया। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन डाउनहिल हुआ, फिर आयोनाइज्ड P700 ने एक्सेप्ट किया, दैट्स इट। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, वो साइक्लिक ही मूव हो रहा है। ये स्टेप पे एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी ने प्रोटॉन को अंदर लाके छोड़ा। अब यहाँ पे कोई तो भी हाइड्रोजन एटम कैरियर होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है, इतना समझ लो। जो सिलेबस में है वो पहले समझो, जो नहीं है वो समझाने का बाद में, राइट? अभी नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन अंदर गया तो ह्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम। ओके, तो अब यहाँ पे भी F1 पार्टिकल होगा, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे भी F1 पार्टिकल होगा, राइट? तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा, बाहर प्रोटॉन कम। प्रोटॉन मूव्स पैसिवली, राइट? और यहाँ पे ATP बन गया, दैट्स इट। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे NADP है ही नहीं, यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम है नहीं, तो प्रोटॉन बाहर से अंदर गया, फिर बाहर आ गया, लेकिन NADPH नहीं बना। लेकिन प्रोटॉन पंप तो हुआ ना, साइक्लिक हुई, ये स्टेप पे एनर्जी रिलीज हुआ, रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेप, अपटेक द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा शिफ्टेड टू ल्यूमन। ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, राइट? तो प्रोटॉन जब फिर से बाहर आएगा तो यहाँ पे ATP बनेगा। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन जनरेट 1 और 2 ATP। व्हाई? हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको अभी इतना भी समझ में आए तो शुक्र है भगवान का, ठीक है? बेटा इतना वो क्या होता है? व्हाई आई टॉक लाइक दिस? डोंट फील इंसल्टेड, आई डोंट वांट टू इंसल्ट यू, आई जस्ट वांट कि बेटा पहले जो सिलेबस में है वो तो समझ लो। आप जैसे डाइवर्ट हो जाते हो, ये समझ के इसको इनकलकेट करके, राइट, इसको अप्लाई करने के प्रोसेस को छोड़ देते, यही पे बिजी हो जाते हैं, और यहाँ पे इतने उलझ जाते हैं कि ये जो काम की चीज है उसी को भूल देते हैं। सो पहले काम की बात करो, अपने आप समझ में आएगा, मार्क्स आने लगेंगे, यहाँ पे शांति, घर में शांति, राइट? तो फिर डील करेंगे ना वो कंडीशन, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि हम नहीं सीखेंगे, लेकिन हम पहले सिलेबस कवर करेंगे, राइट? ओके, सो प्लीज follow this diagram, go through the book,
state board, NCERT both, and classroom diagram. Right? Yeah, see you then.